नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर रमाकांत आप सभी साथियों का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं इस नए आयोग के बारे में। कौन? उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग यानी उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विसेज कमीशन। साथियों, अब यह आयोग उच्चतर, माध्यमिक तथा प्राइमरी व जूनियर हर लेवल की शिक्षक भर्तियों का आयोजन करेगा और इस आयोग के गठन की सैद्धांतिक सहमति मुख्यमंत्री अर्थात शासन स्तर पर से मिल चुकी है। अब नीचे के आयोग जो हैं आपके अर्थात माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, इनको भंग करके इस आयोग का निर्माण किया जाएगा। अब ये आयोग किस तरीके से कार्य करेगा, इसका आयोग का क्या फॉर्मेट होगा, कितने सदस्य होंगे, क्या कार्य शक्तियां होंगी, कैसे चयन प्रक्रिया होगी, आज हम इस पर आज विस्तृत डिस्कशन करेंगे। इसलिए साथियों, इस पूरे लेक्चर में आप बने रहिएगा। आपको इस आयोग के बारे में हर बिंदुओं को अच्छे से समझ जाओगे कि क्या क्या लेवल है, क्या क्या तरीका होगा, कैसे सब चीजों का ये चयन करेगा। अब समझ लीजिए कि ये आयोग प्राइमरी से लगा करके उच्चतर तक की शिक्षक भर्तियों का आयोजन इसके माध्यम से कराया जाएगा और प्रत्येक लेवल पर क्या एलिजिबिलिटी है आज हम पूरी रूपरेखा आपको दिखाएंगे। साथियों, इस साइड में आपको पूरा पीडीएफ हमने जो आयोग के गठन का जो पीडीएफ है जो सरकार ने अनाउंस किया है वो हम इधर साइड में दिखाते चलेंगे। आप इधर देखते रहिएगा और हर पॉइंटों को अच्छे से हम क्लियर करते चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। साथियों, इस आयोग द्वारा चयनित की जाने वाली सेवाएं प्रांतीय शिक्षा सेवाएं कहलाएंगी, जिसकी मुख्यतः 3 श्रेणियां होंगी। कौन सी? का, खा और गा। का के अंतर्गत उच्चतर शिक्षा होगा, अर्थात उच्च शिक्षा में सहायक आचार्य एवं महाविद्यालयों में प्राचार्य के चयन संबंधी सेवाएं समाहित होंगी इसमें। खा आपका माध्यमिक शिक्षा के लिए होगा, जिसमें माध्यमिक शिक्षा में प्रधानाचार्य, प्रवक्ता व एलटी ग्रेड के शिक्षकों की नियुक्ति संबंधित सेवाएं इसके अंतर्गत समाहित की जाएंगी। और आपकी गा के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा में सहायक नियुक्ति संबंधी सेवाएं समाहित होंगी। तो ये आपका 3 लेवल की। अब हम बात कर लेते हैं कि आयोग का गठन अर्थात आयोग का संगठन क्या होगा, घटक क्या होंगे। आयोग में आपके 14 सदस्य होंगे और एक अध्यक्ष होगा। कुल मिलाकर के 15 व्यक्तियों का ये आयोग होगा। अध्यक्ष की अहर्ता क्या होगी? अध्यक्ष की अहर्ता उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग 1980 के अध्यक्ष पद के दी गई अहर्ता मान्य होगी, अर्थात उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की जो अहर्ता होगी वो अध्यक्ष की अहर्ता होगी और उसकी जो आयु सीमा और जो कुछ भी योग्यता है वो सभी उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की अहर्ता ही मान्य होंगी। सदस्य जो आपके 14 हैं इन्हें 2 वर्गों में बांटा गया है। 8 + 6 के अंतर्गत रखा गया है, अर्थात लिखा है आयोग में 14 सदस्य होंगे, जिनकी 2 कोटि में क्रमशः 8 व 6 सदस्य होंगे। क्रम संख्या 1 से 8 तक के सदस्यों की अहर्ता का मानक उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 1980 के तहत निर्धारित योग्यता से होगा, अर्थात ये जो 8 सदस्य होंगे शुरुआत के, इनकी योग्यताएं जो होंगी वो उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की जो योग्यताएं हैं वो योग्यताएं उसकी इन सदस्यों की होंगी और इनकी आयु व जो भी चीजें हैं वो सब उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से संबंधित की योग्यताओं के अंतर्गत आएगा। और क्रम संख्या 9 से 14 तक के सदस्यों की अहर्ता अर्थात इन 6 सदस्यों की अहर्ता व योग्यता माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग से निर्धारित अध्यक्ष व सदस्य की योग्यता होगी, अर्थात यह योग्यता जो है वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के जो सदस्य हैं वो अध्यक्ष है, उनकी योग्यता इनकी योग्यता होगी इन 6 सदस्यों की। एक चीज ध्यान देने योग्य बात है कि जो 8 सदस्य हैं ये सदस्य साक्षात्कार व इन सब चीजों के लिए उच्चतर अर्थात इस लेवल के लिए चयन प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करेंगे, अर्थात क्रम संख्या 1 से 8 तक के सदस्य उच्चतर शिक्षा में साक्षात्कार लेने हेतु तो आर्य होंगे और क्रम संख्या अर्थात ये उच्चतर शिक्षा के लिए आर्य होंगे और क्रम संख्या 9 से 14 तक के सदस्य माध्यमिक शिक्षा के प्रधानाचार्य शिक्षकों के साक्षात्कार हेतु तो आर्य होंगे। यह भी स्पष्ट करना है कि क्रम संख्या 1 से 8 तक के सदस्य माध्यमिक शिक्षा में साक्षात्कार करने हेतु तो आहारी होंगे, अर्थात ये इसमें भी माध्यमिक शिक्षा में भी आहार इसकी भी साक्षात्कार ये ले सकते हैं। किंतु 9 से 14 तक के सदस्य अर्थात ये सदस्य अपने ही वर्ग अर्थात माध्यमिक शिक्षा में ही इंटरव्यू और साक्षात्कार ले सकेंगे।
और इनकी इन सभी सदस्यों के वेतन और भत्ते एक समान होंगे, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। अब बात करते हैं आयोग के निर्णय के बारे में। आयोग में निर्णय सदस्यों के बहुमत के आधार पर लिया जाएगा। बराबरी रहने पर अध्यक्ष को भी मताधिकार का अधिकार होगा, अर्थात अगर बराबरी का मामला होता है तो अध्यक्ष जिधर उनका मत जाएगा वो बात मानी जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि आयोग का संचालन कैसे होगा। देखिए, क्योंकि आयोग पूरे राज्य में शिक्षा संबंधित सेवाओं का प्रदान करेगा, इसलिए सफल संचालन हेतु निम्न पद आवश्यक हैं। कौन? सचिव। इस पद के लिए पूर्णकालिक सरकारी वेतन आहरित अधिकारी योग्य होंगे और संयुक्त शिक्षा स्तर से नीचे के नहीं होंगे, ये ध्यान रखिए इनकी योग्यता। इनकी सेवा शर्तें राज्य सरकार की सेवा श्रेणी प्रथम की सेवा शर्तों एवं केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रथम श्रेणी अधिकारी की सेवा शर्तों के तहत निर्धारित होंगी। सचिव के कार्य क्या होंगे? उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग व माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग में संप्राहित सचिव के समस्त सन्निहित कार्य होंगे। साथ ही साथ आयोग द्वारा लिए गए निर्णयों के उचित क्रियान्वयन में सरकार व आयोग के बीच समन्वय का भी उत्तरदायित्व होगा। दूसरा आपका कंट्रोलर होगा, यानी परीक्षा नियंत्रक होगा। आयोग की परीक्षा के सफल संचालन हेतु परीक्षा नियंत्रक होगा। इसे परीक्षा की गोपनीयता, शुचिता एवं स्तरीय परीक्षा निर्धारण का समस्त अधिकार होगा। और इसका कार्य क्या होगा? परीक्षा नियंत्रक त्रिस्तरीय प्रांतीय शिक्षा सेवा के लिए लिखित परीक्षाओं का आयोजन करेगा। ये परीक्षा कम से कम साल में एक बार अवश्य आयोजित होंगी। परीक्षा के संचालन में प्रश्नकों, साक्षात्कारकर्ता, परीक्षकों आदि का पैनल परीक्षा नियंत्रण द्वारा तैयार किया जाएगा, जो प्रत्येक 3 साल बाद पुनरीक्षित व परिवर्तित एवं परिवर्धित की जाती रहेगी। चैप्टर 33 है आयोग की शक्ति व कार्य क्या होंगे। आयोग महाविद्यालयों के प्राचार्य, सहायक आचार्य व माध्यमिक प्रधानाचार्य, प्रवक्ता, LT ग्रेड टीचर व प्राथमिक सहायक अध्यापकों के नियुक्ति हेतु अलग अलग परीक्षाएं व साक्षात्कार कर सकेगा। आयोग को परीक्षा प्रणाली, परीक्षा प्रश्निकों, साक्षात्कारकर्ताओं की नियुक्ति के पैनल का निर्धारण करने का अधिकार होगा। आयोग उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग 1980 व उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग 1980 में विहित अधिकृत समस्त कार्यों का अधिकार धारण करेगा। अब बात कर लेते हैं चतुर्थ चैप्टर यानी नियुक्ति या परीक्षा प्रणाली के बारे में। देखिए, चूंकि आयोग उच्चतर माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षा की त्रिवर्गीय सेवाएं हेतु अधिकृत है, इसलिए नियुक्ति हेतु परीक्षा निम्न होगी। नंबर 1 क्या है? क वर्गीय सेवाओं में। क वर्ग सेवाओं में क्या होगा? उच्च शिक्षा में सहायक आचार्य हेतु सामान्य ज्ञान एवं संबंधित विषय से संबंधित लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होंगी, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप की होंगी। सामान्य ज्ञान के 30 अंक तथा संबंधित विषय के 70 अंक एवं साक्षात्कार हेतु 30 अंक निर्धारित होंगे। और आचार्य व महाविद्यालयों के प्राचार्य की नियुक्तियां की जो अर्हता होगी वो UGC के द्वारा रिकमेंडेड अर्हताएं होंगी। अब बात कर लेते हैं ख वर्ग में। ख वर्ग में माध्यमिक शिक्षा आपकी होगी। ख वर्गीय सेवाओं में विषय एवं सामान्य ज्ञान की लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार हेतु निर्धारित अंक के अनुसार मेरिट का निर्धारण होगा। यही अभ्यर्थी यदि प्रशिक्षित स्नातक व राज्य सरकार द्वारा अन्य LT ग्रेड की योग्यता धारण करते हैं तो उस पद के लिए लिखित परीक्षा में सही आर्य होंगे, अर्थात उनके लिए LT ग्रेड के लिए, सहायक अध्यापक के लिए लिखित परीक्षा ही होगी, उनमें इंटरव्यू नहीं होगा। साथ ही साथ सामाजिक विज्ञान व विज्ञान के 2 विषयों के आधार पर LT ग्रेड की अलग अलग परीक्षाएं भी आयोजित की जा सकेंगी। अर्थात विज्ञान में भी, सामाजिक विज्ञान में भी 4 विषय हैं और इस प्रकार इधर भी लगभग 4 विषय पढ़ जाते हैं। कौन? मैथ, केमिस्ट्री, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। तो इसके आधार पर अलग अलग हमको लगता है पेपर कराएंगे, 2-2 पेपर कराएंगे अलग अलग योग्यता के आधार पर। मेरिट का निर्धारण लिखित परीक्षा व साक्षात्कार के आधार पर होगा। इसका मतलब है कि साक्षात्कार आपका प्रवक्ता और प्रधानाचार्य के लिए होगा और LT ग्रेड के लिए साक्षात्कार आपका नहीं होगा। LT ग्रेड की परीक्षा आपकी लिखित ही परीक्षा पर ही चयन होगा। अब बात करते हैं ग वर्ग की सेवाओं में क्या होगा। प्राथमिक शिक्षा में सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए साक्षात्कार नहीं होगा। इस परीक्षा में भर्ती के साथ भाषा ज्ञान, शिक्षक अभिरुचि, सामान्य अध्ययन पर आधारित लिखित परीक्षा एवं केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित TT, CTT के प्राप्त अंकों के 1/4
अंक एवं अभ्यर्थी तथा अभ्यर्थी के मेरिट का भी अंक निर्धारित करके चयन किया जाएगा। साथियों, इस तरीके से आपका उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग कार्य करेगा। और मैंने ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया साथियों, आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।